Assalamualaikum students. I hope you all are fine. This is Muhammad Mughis Ijaz. Today our topic of discussion is branches of physics and some other areas of physics. Students, if you are new to this channel and if you have not subscribed my channel yet, then kindly subscribe this channel and press the bell icon so that you may receive notifications of my upcoming videos regularly. So now let's move towards our today's video which is about branches of physics. सबसे पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं. स्टूडेंट्स, 19वीं सदी के अवाखिर में कई फिजिसिस्ट ने यह सोचना शुरू कर दिया कि क्या फिजिक्स के बारे में हर चीज़ डिस्कवर हो चुकी है. तहम 20वीं सदी के शुरू में कई तजर्बाती हक़ाइक़ ने यह जाहिर कर दिया कि गुज़श्ता साइंसदानों ने जो लाज फार्मूलेट किए हैं उनको मज़ीद मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है. अब हम देखते हैं फ़िज़िक्स की कुछ ब्रांचेस को और कुछ एरियाज़ को कि जिसमें हम मैटर या एनर्जी का मुताला करेंगे. सबसे पहली ब्रांच है न्यूक्लियर फ़िज़िक्स. फ़िज़िक्स की वो ब्रांच कि जिसमें हम एटम के न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं उसे न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं. यानी कि इस ब्रांच में हम ओनली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को स्टडी करेंगे. इलेक्ट्रॉन को हम इस ब्रांच में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो न्यूक्लियस से बाहर शेल्स में मौजूद होते हैं. अब हम बढ़ते हैं पार्टिकल फिजिक्स की तरफ. ये फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है कि जिसमें हम अल्टीमेट पार्टिकल यानी कि एटम को स्टडी करते हैं जिससे मिलकर मैटर बनता है. अब हम बढ़ते हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की तरफ. फिजिक्स की इस ब्रांच में हम उन बॉडीज़ के मोशन को स्टडी करते हैं कि जिनकी वेलोसिटीज़ लाइट की स्पीड के करीब होती हैं. इसके अलावा जिन बॉडीज़ को हम स्टडी करेंगे इस ब्रांच में उन पर हम आइंस्टाइन की मैस एनर्जी इक्वेशन को अप्लाई कर सकेंगे. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ब्रांच की तरफ, सॉलिड स्टेट फिजिक्स. फिजिक्स की वो ब्रांच कि जिसमें हम सॉलिड्स के स्ट्रक्चर और उनकी प्रॉपर्टीज़ के साथ डील करते हैं उसे हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स कहते हैं. इसी तरह एक और ब्रांच है एस्ट्रोफिजिक्स. इस ब्रांच में हम आसमान में मौजूद ऑब्जेक्ट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं. इसके अलावा इन ऑब्जेक्ट्स के ओरिजिन और इनकी एवोल्यूशन के बारे में भी स्टडी करते हैं. अब हम बढ़ते हैं बायोफिजिक्स की तरफ. ये एक ऐसी ब्रांच है कि जिसमें हम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की साइंटिफिक स्टडी करते हैं और वो भी फिजिक्स के लॉज की मदद से. फॉर एग्जांपल, बैट्स में जो इको लोकेशन है जिसे वो किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हैं उसको, और स्केलेटल और मस्कुलर स्ट्रक्चर्स में जो तनाव होता है उसको हम इस ब्रांच में देखते हैं. नेक्स्ट ब्रांच है कॉस्मोलॉजी. इस ब्रांच में हम पूरी तरह से यूनिवर्स यानी कि कायनात के तर्ज अमल को देखते हैं. इसके अलावा ये ब्रांच फिजिक्स के स्पेक्ट्रम में सबसे वसी मज़ामीन में से एक है. नेक्स्ट है एरोडायनेमिक्स. एरोडायनेमिक्स फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है कि जिसमें हम हवा और दूसरी गैसों की मूवमेंट यानी कि उनकी हरकत को स्टडी करते हैं. इसमें हम मूविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ हवा का इंटरेक्शन देखते हैं और इसके अलावा हम इस ब्रांच में साकिन ऑब्जेक्ट्स पर हरकत करती हुई हवा यानी कि मूविंग एयर के असरात को भी देखते हैं जैसे कि बिल्डिंग्स. अब हम बढ़ते हैं फिजिकल ओशनोग्राफी की तरफ. स्टूडेंट्स, इसमें हम समंदर के अंदर की फिजिकल कंडीशंस और प्रोसेसेस को देखते हैं. इसके अलावा ख़ास तौर पर हम समंदर के पानी के मोशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी इस ब्रांच में हम देखते हैं. अब हम बढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ. इस ब्रांच में हम देखते हैं केमिकल कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को
उन कंपाउंड्स में मौजूद एनर्जी को। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये कंपाउंड्स दूसरे कंपाउंड्स के साथ किस तरह रिएक्ट करते हैं, और हम इन कंपाउंड्स में उन बॉन्ड्स को भी देखते हैं कि जिनकी मदद से ये कंपाउंड्स अपने एटम्स को होल्ड करके रखे हुए हैं। नेक्स्ट है मेडिकल फिजिक्स। मेडिकल फिजिक्स मेडिसिन में फिजिक्स की एक एप्लीकेशन है। ये फिजिक्स से ताल्लुक़ रखती है, जैसा कि हम इसे मेडिकल और रेडियोथेरेपी पर लागू भी करते हैं। अब हम बढ़ते हैं जियो फिजिक्स की तरफ। इस ब्रांच में हम अर्थ यानी कि ज़मीन और इसके माहौल को स्टडी करते हैं। यानी कि इस ब्रांच में हम अर्थ की शेप को, इसकी ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक फील्ड्स को, अर्थ और जिस पर यह मुश्तमिल है उन पार्ट्स की मूवमेंट को, अर्थ के अंदरूनी स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर की कंपोजिशन को, टेक्टोनिक्स को, वोल्केनिज्म को यानी कि आतिशफशा के फटने को, चट्टानों के बनने को, वाटर की इस ज़मीन में सर्कुलेशन को, समंदर के तमाम पहलुओं को, एटमॉस्फेयर को, आयोनोस्फेयर को, मैग्नेटोस्फेयर को और शमसी ज़मीनी ताल्लुकात को देखते हैं। इसके अलावा चांद और दूसरे सैयारों से मुतल्लिक जो मसाइल होते हैं उनको भी हम स्टडी करते हैं। अब हम बढ़ते हैं इंजीनियरिंग फिज़िक्स की तरफ। ये एक एकेडमिक डिग्री है जो कि बुनियादी तौर पर बीटेक, बीएससी, एमएससी और पीएचडी के लेवल्स पर अवेलेबल होती है। दूसरी इंजीनियरिंग डिग्रीज जैसा कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बरक्स इंजीनियरिंग फिज़िक्स में साइंस या फिज़िक्स की कोई ख़ास ब्रांच शामिल नहीं है। इंजीनियरिंग फिज़िक्स स्टूडेंट के मुंतखब करदा किसी भी शुबे में यानी कि अप्लाइड फ़िज़िक्स में मज़ीद मुकम्मल बुनियाद फराहम करती है। इन शुबों में ऑप्टिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, माइक्रो फैब्रिकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंट्रोल थ्योरी, एरोडायनामिक्स, एनर्जी और सॉलिड स्टेट फिज़िक्स शामिल हैं। अब हम देखते हैं प्लाज्मा को। प्लाज्मा एक गैस है कि जिसमें एटम्स का एक अहम हिस्सा आयोनाइज्ड होता है। इसलिए इस गैस में इलेक्ट्रॉन्स और आयन्स अलग-अलग मौजूद होते हैं। फिज़िक्स और केमिस्ट्री में प्लाज्मा मैटर की एक स्टेट है जो गैस से मुशाबियत रखती है और इसमें पार्टिकल्स का एक ख़ास हिस्सा आयोनाइज्ड होता है, जैसा कि मैंने पहले बता दिया। अब हम देखते हैं कि किस तरह हम प्लाज्मा को बना सकते हैं, कैसे हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम गैस को हीट करेंगे ताकि मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड हैं वो टूट जाएं और वो एटम्स की सूरत में आ जाएं। अगर हम इसको मज़ीद हीट करें तो इससे आयोनाइजेशन होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का अखराज होगा। इस तरह हमें प्लाज्मा हासिल होगी जिसमें मौजूद होंगे पॉजिटिव आयन्स, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स यानी कि चार्ज्ड पार्टिकल्स मौजूद होंगे। इसके अलावा गैर मामूली चार्ज कैरियर्स की प्लाज्मा में मौजूदगी इसे इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव बनाती है। इसलिए प्लाज्मा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को स्ट्रॉन्गली रिस्पॉन्ड करती है। प्लाज्मा की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के बरक्स हैं, इसलिए इसे एक अलग और वाज़े मैटर की स्टेट समझा जाता है। गैस की तरह प्लाज्मा की भी कोई डेफिनेट शेप या डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है। प्लाज्मा मैग्नेटिक फील्ड के ज़ेरे असर कुछ स्ट्रक्चर्स जैसा कि फिलामेंट्स, बीम्स और डबल लेयर्स को बना सकता है। कॉमन जो प्लाज्मा है वो है नियॉन और इसके अलावा ये स्टार्स में भी मौजूद है। अब हम देखते हैं मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक्स। मैग्नेटो फ्लूइड डायनामिक्स या हाइड्रोमैग्नेटिक फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है कि जिसमें हम इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग फ्लूइड्स की मूवमेंट को स्टडी करते हैं। ऐसे फ्लूइड्स की एग्जांपल्स में शामिल हैं प्लाज्माज,
लिक्विड मेटल्स और साल्ट वाटर। लफ्ज़ मैग्नीटो हाइड्रोडायनामिक्स डिराइव किया गया है लफ्ज़ मैग्नीटो से, जिसके मैनी है मैग्नेटिक फील्ड, लफ्ज़ हाइड्रो से, जिसके मैनी है लिक्विड, और लफ्ज़ डायनामिक से, जिसके मैनी है मूवमेंट यानी कि हरकत। मैग्नीटो हाइड्रोडायनामिक्स एक ऐसा आइडिया है कि जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड्स को एक मूविंग कंडक्टिव फ्लूइड में करंट को इंड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे ये होता है कि फ्लूइड पर फोर्स लगाई जाती है और इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड इसमें खुद ब खुद भी चेंज होती रहती है। मैग्नीटो हाइड्रोडायनामिक्स यानी कि MHD फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो स्पेस प्लाज्मा फिजिक्स के नाम से भी जानी जाती है। प्लाज्मा चूँकि कायनात में कुदरती तौर पर मौजूद है, इसलिए हम इस ब्रांच में प्लाज्मा को स्टडी भी करते हैं। खला के मौसम के मुताले के लिए ये ब्रांच एक बुनियादी हिस्सा है। हम इस ब्रांच को न सिर्फ कायनात को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बल्कि हम इसे अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी में हर रोज़ यूज़ भी करते हैं, यानी कि कम्युनिकेशंस के ऑपरेशन में और वेदर सैटेलाइट्स में हम इसको यूज़ करते हैं। एस्ट्रोफिज़िक्स की दूसरी फील्ड से ये फील्ड बहुत अहम है, जिसमें हम सिमिलर फिनोमिनन को स्टडी करते हैं। इसके अलावा हम इस फिज़िक्स को स्पेस में ज़्यादा ऊंचाई से रॉकेट्स और स्पेस क्राफ्ट के बारे में कुछ मेजरमेंट्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब हम बढ़ते हैं ऑप्टिक्स की तरफ। ये फिज़िक्स की ऐसी ब्रांच है कि जिसमें हम लाइट की प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर को देखते हैं। इसके अलावा हम इसमें मैटर के साथ लाइट के इंटरेक्शन को देखते हैं और इसमें हम डील करते हैं उन आलात की कंस्ट्रक्शन को कि जिससे हम लाइट को यूज़ और डिटेक्ट कर सकते हैं। ये ब्रांच आम तौर पर विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड लाइट के बिहेवियर को डिस्क्राइब भी करती है। अब हम बढ़ते हैं हाइड्रोडायनामिक्स की तरफ। ये साइंस की ऐसी ब्रांच है कि जिसमें हम फ्लूइड्स की मूवमेंट के साथ डील करते हैं। इस ब्रांच में हम ख़ास तौर पर उन फ्लूइड्स को स्टडी करते हैं जो इनकम्प्रेसिबल होते हैं और मूवमेंट में होते हैं। इनकम्प्रेसिबल से मुराद कि उन्हें कंप्रेस नहीं किया जा सकता। इसके अलावा इस ब्रांच का ताल्लुक होता है सॉलिड्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ। ये हमें यह भी बताती है कि एक ऑब्जेक्ट फ्लूइड में कितना तेज़ी से ट्रैवल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन स्विमिंग इन वाटर। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये शख्स फ्लूइड में कितना तेज़ ट्रेवल करता है। तो ऐसी चीज़ों को स्टडी करने के लिए हम हाइड्रोडायनामिक्स को स्टडी करेंगे। अब हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तरफ। नेचर यानी कि फितरत में 4 बुनियादी इंटरेक्शंस मौजूद हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन्हीं चारों इंटरेक्शंस में से एक है। इसके अलावा बाकी तीनों में है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शन और ग्रेविटेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक ऐसी फोर्स है कि जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान इंटरेक्शन का बायस बनती है, और ये इंटरेक्शन जिस एरिया में होती है हम उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अमली तौर पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वाक़े होने वाले तमाम फिनोमिनाज की ज़िम्मेदार है, सिवाय ग्रेविटी के। इसके अलावा आम मैटर अपनी शक्ल तब हासिल करता है जब मैटर में इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पैदा होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही वो फोर्स है जो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को होल्ड किए रखती है। इसी वजह से एटम्स मॉलिक्यूल्स के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पर एक्ट करते हैं। ये केमिस्ट्री में शामिल उन प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है जो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान और मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान इंटरेक्शन से अराइज होते हैं।
अब हम बढ़ते हैं सुपर फ्लूइडिटी की तरफ। इसे हम मैटर की एक स्टेट कहते हैं कि जिसमें मैटर एक ऐसे फ्लूइड की तरह बिहेव करता है कि जिसकी हीट कंडक्ट करने की सलाहियत लामहदूद होती है, यानी कि इन्फिनिट होती है। और ये फ्लूइड विस्कोसिटी यानी कि गाढ़ापन के बगैर होता है। एक सब्सटेंस जो लिक्विड की तरह दिखाई देता हो तो वो बगैर रुके फ्लो करेगा और उसका टेम्परेचर बिल्कुल सेम रहेगा। सुपर फ्लूइडिटी से मुराद है फ्लूइड का ऐसा फ्लो कि जिसमें रगड़ बिल्कुल भी ना हो। स्टूडेंट्स, ऐसा अजीब बिहेवियर लिक्विड हीलियम में एब्सोल्यूट ज़ीरो के करीब टेम्परेचर पर ऑब्जर्व किया गया है और एब्सोल्यूट ज़ीरो की वैल्यू है 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड या 459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी तरह का बगैर रगड़ वाला बिहेवियर देखा गया है सुपर कंडक्टिंग सॉलिड के इलेक्ट्रॉन्स में, यानी कि ऐसे सॉलिड्स में इलेक्ट्रॉन्स को फ्रिक्शन का सामना नहीं करना पड़ता, इसीलिए ऐसे सॉलिड्स सुपर कंडक्टिंग करते हैं। अब हम देखते हैं सुपर कंडक्टिविटी को। ये एक ऐसी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो होती है। इसी तरह ये प्रॉपर्टी ख़ास मटेरियल्स में एक ख़ास टेम्परेचर की वैल्यू से कम टेम्परेचर पर वाक़ होती है। सुपर कंडक्टिविटी एक ऐसा फिनोमिना है जो कई मेटल्स और सिरेमिक मटेरियल्स में ऑब्जर्व किया गया है। जब इन मटेरियल्स को तकरीबन एब्सोल्यूट ज़ीरो से लेकर लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर तक, यानी कि 0 केल्विन से 77 केल्विन तक, ये एक रेंज है 0 केल्विन से 77 केल्विन, इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ तक जब ठंडा किया जाता है तो इनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस 0 पर जंप के साथ गिर जाती है। अब 0 केल्विन से 77 केल्विन का मतलब ये नहीं है कि हम किसी मटेरियल को एब्सोल्यूट ज़ीरो से ठंडा करना शुरू करेंगे और 77 केल्विन तक ठंडा करेंगे। इसका मतलब ये है कि 77 केल्विन से 0 केल्विन के दरमियान भी टेम्परेचर की ऐसी वैल्यू आएगी जहां रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगी। वहां तक हम उस मटेरियल को ठंडा करेंगे। अब हम देखते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर को। जब हम किसी मटेरियल को ठंडा करें 77 केल्विन से 0 केल्विन की तरफ, यानी कि -196 डिग्री सेंटीग्रेड से -273 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ, तो इस टेम्परेचर की रेंज में एक ऐसी टेम्परेचर की वैल्यू भी होती है जब उस खास मटेरियल की रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाती है। उस टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। हर मटेरियल की अपनी अपनी क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू होती है। क्रिटिकल टेम्परेचर को हम अमली तौर पर मटेरियल्स को या लिक्विड हीलियम या लिक्विड नाइट्रोजन के साथ ठंडा करके अचीव कर सकते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर को हम अमली तौर पर मटेरियल्स को या तो लिक्विड हीलियम या लिक्विड नाइट्रोजन के साथ ठंडा करके अचीव कर सकते हैं। क्योंकि इन मटेरियल्स की कोई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस नहीं होती, मतलब कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली ट्रेवल करते हैं, इसीलिए ये मटेरियल्स कैरी करते हैं करंट की एक बड़ी मिकदार को, वो भी बगैर किसी एनर्जी के लॉस के फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। स्टूडेंट्स, वायर्स के ऐसे सुपर कंडक्टिंग लूप्स भी बनाए जा रहे हैं जो बगैर किसी नुकसान के कई सालों तक इलेक्ट्रिकल करंट को कैरी करेंगे। इस प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन के लिए और इलेक्ट्रिकल स्टोरेज डिवाइसेस के लिए अब सजेस्ट किया जा रहा है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।